हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल फर्स्ट ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कृषि कृषि के बारे में। ये टॉपिक क्लास 10 एनसीईआरटी बुक टॉपिक है। तो हम आज इस टॉपिक में कृषि के बारे में डिटेल से समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तो भारत जो हमारा देश है, वहाँ पर कृषि की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी 2/3 जनसंख्या, यानी भारत की जो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में ही संलग्न रहती है। यानी 2/3 जनसंख्या जो होती है वो कृषि के कार्य ही करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए आंशिक खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? तो सारे बच्चों, आप सभी लोग ऐसे उद्योगों के नाम बताएं जो कृषि आधारित कच्चे माल पर आधारित है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि हम के कितने प्रकार होते हैं? हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। यानी यह जो कृषि क्रिया है वो प्राचीन समय से चली आ रही है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारतीय विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि के तंत्र अपनाए जाते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अब हम कृषि तंत्र के बारे में। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि समझेंगे हम इस वीडियो में। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझेंगे कि प्रारंभिक यानी जो प्रारंभिक हमारा जीवन होता है वो किस प्रकार कृषि पर ही निर्वाह होता है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में आप अभी भी की जाती है। यानी ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है यह कोई भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाओ और खुदाई करने वाले छड़ी और परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है वो किस पर आधारित होता है कि जो एक छोटे ही भू क्षेत्र में यह कृषि कर ली जाती है, जिसमें जो औजार होते हैं वो लकड़ी का हल होता है, डाव होता है, खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कृषि नहीं की जाती, यह परिवार के लोग ही कृषि में कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयोगिता पर निर्भर करती है। यानी जो इस प्रकार की कृषि होती है वो किस पर निर्भर होती है? वह मानसून पर, मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर यह निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कि जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है वो किस प्रकार हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है। और भारत के कुछ क्षेत्रों में अभी भी यह कृषि चल रही है जिसमें बहुत ही छोटे पैमाने पर कृषि की जाती है। यह प्रायः घर के सदस्यों द्वारा ही कृषि कर ली जाती है। और इसमें जो औजार यूज़ होते हैं वो लकड़ी का हल यूज़ होता है, उसमें डाव यूज़ होता है, खुदाई करने वाली छड़ी यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से हमें इस नाम से समझना चाहिए। प्रारंभिक यानी इनिशियल स्टेट की जो कृषि होती है जिसमें बहुत ही कम भू क्षेत्र पर बहुत ही कम लोगों द्वारा कृषि कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। यानी जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है यह किस प्रणाली पर कार्य करती है? कर्तन दहन प्रणाली। किसान जमीन के टुकड़े साफ कर उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं किसान? जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो अनाज उगाते हैं और अन्य खाद्य फसल उगाते हैं तो वो ज़मीनों को साफ कर करके, मतलब यानी कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न, मतलब वहाँ की जो बाकी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनको जलाकर वहाँ की ज़मीन को साफ करके और दोबारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वहाँ पर फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के कई टुकड़ों में स्थानांतरित हो जाते हैं। और जब यह उर्वरता कम हो जाती है ज़मीन की तो क्या करते हैं किसान की इसको कई टुकड़ों में स्थानांतरित कर देते हैं। कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता
शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक और तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादक कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो बच्चों, हमने देखा जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, उसमें किसान क्या करता है, जब एक क्षेत्र पर कृषि कर रहा होता है तो वहाँ पर वो ज़मीन साफ करके कृषि किया, और जब दूसरी जगह की स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उर्वरता कम हो जाती है वहाँ की, तो वह दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है और वहाँ पे वो कृषि करने लगता है। इस तरह जो पहले वाली भूमि थी, वहाँ की उर्वरता तब तक प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बढ़ जाती है और वह फिर से उर्वरक भूमि बन जाती है। और इस तरह की कृषि को हम अपने भारत देश में विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न नाम से जानते हैं। तो समझते हैं किन किन नामों से जानते हैं। सबसे पहला आता है उत्तर पूर्वी राज्यों असम, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती कहा जाता है। कहाँ कहाँ पर? आप सभी बच्चों मैप जरूर जियोग्राफी जब पढ़ा करें तो मैप का यूज़ जरूर किया करें। तो भारत के जो आप मैप देखेंगे, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जगह हैं, वहाँ पर इस कृषि को हम झूम कहते हैं। और वहीं पर मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीपों में इसे दीपा कहा जाता है। तो मणिपुर में क्या कहते हैं? पामलू, और छत्तीसगढ़ और अंडमान में इसे दीपा कहा जाता है। तो बच्चों, समझ में आया कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम, और मणिपुर में पामलू, और छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले के अंडमान में छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो बच्चों, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं झूम के बारे में। झूम कर्तन दहन प्रणाली, जो उसके बारे में भी हमने पढ़ा, कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा और वेनेजुला में कोनुको कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो झूम खेती है, झूम कहती है, उसको कर्तन दहन प्रणाली में जो आधारित कार्य करती है, उसको मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुला में कोनुको कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आप सारे लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप सारे लोग एक टेबल बनाएं और एक साइड लिखें सारे देश, जिस क्षेत्र में जो जो क्षेत्र दिए हुए हैं, और वहाँ पर उनको झूम खेती को वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और याद करने में काफ़ी ईजिली होगा। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ओके, इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर से यस इन कमेंट सेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। ठीक है, भारत में हमने पढ़ा ही था। मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बेबर या दाहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वालरे या वाल्टरे बोला जाता है, हिमालय क्षेत्र में इसे खिल और झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कहा जाता है। तो बच्चों, आप सारी इन चीज़ों की आप पूरा टेबल बनाकर लिखेंगे। एक साइड ये पूरे क्षेत्र लिखेंगे जहाँ जहाँ बताया गया है, जैसे मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेनेजुला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारा लिखेंगे। एक विश्व का बनाएंगे और एक भारत का बारे में बनाएंगे, और वहाँ साइड में आप लिखेंगे कि वहाँ पर इस झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और इसी को क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कहाँ हमने इसको रिमूव किया था, दीपा कहा जाता है। ठीक है, रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। अब वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि के टुकड़े
पर उगी वनस्पतियों को काटकर व जलाकर साफ करके कर देख आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने में पानी लगाकर अपने खेत में सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थिति से लगाव रखती है और जब तक संभव हो वो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी सी बच्ची को अपने खेत की मिट्टी उर्वरता घटती के बारे में कुछ पता नहीं, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि की टुकड़े की तलाश करनी होगी। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस क्रम की कृषि कर रहा है? तो बच्चों, हमने ऊपर जो सारी चीज़ें पढ़ी, तो इस चीज़ से आपको बहुत अच्छे से बताने में आसानी होगी कि जो रिंझा का परिवार है वो किस प्रकार की कृषि करना चाह रहा है, यानी स्थानांतरित कृषि करना चाह रहा है। ठीक है, क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं, ये आपका होमवर्क है कि आप जो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे की हम कृषि के बारे में, गहन जीविका कृषि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।